मेरी भुजा की लंबाई 2 इकाई है। और मेरी भुजा की लंबाई 4 इकाई है। तुम्हारी भुजा मेरी भुजा की दुगनी है, तो तुम्हारी क्षमता यानी कैपेसिटी तो मेरी कैपेसिटी की दुगनी ही होगी। मेरी कैपेसिटी तुम्हारी कैपेसिटी के दुगने से बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब भुजा दुगनी है तो कैपेसिटी भी दुगनी ही होगी। अरे भाई, तुम नहीं समझोगे। अरे रुको, लड़ो मत। किसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है मैं समझाता हूँ। कैसे? अच्छा समझाओ। देखो, तुम घन के आकार के हो। 7वीं कक्षा में पढ़ाया गया था कि घन का आयतन यानी कैपेसिटी घन की भुजा को 3 बार गुणा करके ज्ञात की जाती है। जैसे तुम्हारी भुजा 2 इकाई है तो तुम्हारा आयतन है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 घन इकाई। और तुम्हारी भुजा 4 इकाई है तो तुम्हारा आयतन 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64 घन इकाई है। यानी इसका आयतन तुम्हारे आयतन का 8 गुना है। ऐसा लगता तो नहीं, पर आप समझा रहे हैं तो मान लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सर, आप ये रंग बिरंगे ब्लॉक्स किस लिए लाए हो? पहले तुम ध्यान से देखकर बताओ कि ये किस आकार के हैं। सर, यह तो घन आकार के हैं। बिल्कुल ठीक। तुम जानते हो ना कि शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब बताओ तो जरा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? सर, 8 घनों से। बिल्कुल सही। अब बताओ, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? सर, इसके लिए तो हमें 27 घनों की आवश्यकता होगी। शाबाश। 1, 8, 27 इत्यादि। इन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। सर, इन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं क्यों कहते हैं? अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संख्याएं तब प्राप्त होती हैं जब एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है। यानी 1 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 की घात 3। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3। 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 3। अतः हम कह सकते हैं कि 1, 8, 27 और इसी प्रकार 64, 125, 216, 343 इत्यादि पूर्ण घन संख्याएं हैं। यहाँ पर 1 की घात 3 घातांकीय रूप है और 1 गुणा 1 गुणा 1 विस्तृत रूप है। यानी सर, किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या की घात 3 का मान ज्ञात करते हैं।
बिल्कुल ठीक। यदि हम किसी भी संख्या की घात 3 लेते हैं तो परिकलित मान को उस संख्या का घन कहते हैं। अब आप सभी अपनी नोटबुक पर 1 से 10 तक की संख्याओं के घन लिखेंगे। और चलो अंशु, तुम इन घनों की एक सारणी बनाओ। जी सर, 1 का घन बराबर होगा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का घन बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 3 का घन बराबर होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। 4 का घन बराबर होगा 4 गुना 4 बराबर 64। 5 का घन बराबर होगा 5 गुना 5 बराबर 125। 6 का घन बराबर होगा 6 गुना 6 बराबर 216। 7 का घन बराबर होगा 7 गुना 7 बराबर 343। 8 का घन बराबर होगा 8 गुना 8 बराबर 512। 9 का घन बराबर होगा 9 गुना 9 बराबर 729 तथा 10 का घन बराबर होगा 10 गुना 10 बराबर 1000। शाबाश। चलो तुम्हें इस सारणी के कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी देता हूँ। अब तुम सारणी में सम और विषम संख्याओं को ढूंढो और उनके घनों पर ध्यान दो। सर, विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9 और सर 1 का घन है 1, 3 का घन है 27, 5 का घन है 125, 7 का घन है 343 और 9 का घन है 729। सर 1, 27, 125, 343 और 729 ये सभी तो विषम संख्याएं हैं, अर्थात विषम संख्याओं का घन भी विषम है। सर, सम संख्याओं के बारे में मैं बताऊं? ठीक है, तुम बताओ। सर, यहाँ सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सर 2 का घन 8 है, 4 का घन 64 है, 6 का घन 216 है, 8 का घन 512 है, 10 का घन 1000 है और ये सभी संख्याएं 8, 64, 216, 512, 1000 सम संख्याएं हैं। यानी सम संख्याओं का घन भी सम है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि विषम संख्याओं का घन विषम होता है और सम संख्याओं का घन सम होता है। सर, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, पूछो। सर, यदि हम ऋण संख्याओं का घन ज्ञात करें तो क्या होगा? ठीक है, इसके लिए हम ऋण संख्याओं के घन की भी सारणी बनाते हैं। चलो बनाओ तो जरा। सर, घटा 1 का घन होगा घटा 1 गुणा घटा 1 गुणा घटा 1 बराबर घटा 1। घटा 2 का घन होगा घटा 2 गुणा घटा 2 गुणा घटा 2 बराबर घटा 8। घटा 3 का घन होगा
घटा 3 गुणा घटा 3 गुणा घटा 3 बराबर घटा 27। घटा 4 का घन होगा घटा 4 गुणा घटा 4 गुणा घटा 4 बराबर घटा 64। घटा 5 का घन होगा घटा 5 गुणा घटा 5 गुणा घटा 5 बराबर घटा 125। घटा 6 का घन होगा घटा 6 गुणा घटा 6 गुणा घटा 6 बराबर घटा 216। घटा 7 का घन होगा घटा 7 गुणा घटा 7 गुणा घटा 7 बराबर घटा 343। घटा 8 का घन होगा घटा 8 गुणा घटा 8 गुणा घटा 8 बराबर घटा 512। घटा 9 का घन होगा घटा 9 गुणा घटा 9 गुणा घटा 9 बराबर घटा 729। घटा 10 का घन होगा घटा 10 गुणा घटा 10 गुणा घटा 10 बराबर घटा 1000। दोनों सारणियों से ये निष्कर्ष निकला कि धन संख्याओं का घन धनात्मक होता है और ऋण संख्याओं का घन ऋणात्मक होता है। अब चलो फिर से इस सारणी को ध्यान से देखते हैं। इस सारणी में घन के अंकों का योग 1 अंक तक करते हैं। मैं करूं सर? हाँ हाँ करो। 1 और 8 तो है ही अकेले। 27 में अंकों का योग करने पर आया 2 जमा 7 बराबर 9। 64 में अंकों का योग करने पर आया 6 जमा 4 बराबर 10। 125 में अंकों का योग आया। रुको रुको, मैंने कहा था ना कि अंकों का योग 1 अंक तक करना है, यानी 10 के अंकों का योग भी करना है, जो कि होगा 1 जमा 0 बराबर 1। चलो चलो अब आगे करो। सर, 125 के अंकों का योग होगा 1 जमा 2 जमा 5 बराबर 8। 216 के अंकों का योग होगा 2 जमा 1 जमा 6 बराबर 9। 343 के अंकों का योग होगा 3 जमा 4 जमा 3 बराबर 10, यानी 1 जमा 0 बराबर 1। 512 के अंकों का योग होगा 5 जमा 1 जमा 2 बराबर 8। 729 के अंकों का योग होगा 7 जमा 2 जमा 9 बराबर 18, यानी 1 जमा 8 बराबर 9। 1000 के अंकों का योग होगा 1 जमा 0 जमा 0 जमा 0 बराबर 1। सर, ये अंकों का योग तो 1, 8 या 9 ही आ रहा है। हाँ, यहाँ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या के घन के अंकों का योग 1,
8 या 9 ही होता है। शाबाश बच्चों, इस नियम से आप अपनी घन संख्या को चेक कर सकते हो। चलो अब हम परिमेय संख्याओं का घन ज्ञात करें। जानते हो ना परिमेय संख्याओं के बारे में? हाँ, चलो अक्कू, तुम बताओ कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? सर, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यह P तथा Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। सर, 2/3, 3/5, 4/7, 8/3, 5/2 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। शाबाश, चलो हम 2/3 का घन ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखो, 2/3 का घन ज्ञात करने के लिए हम 2/3 की घात 3 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होगा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2/3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि बराबर होगा 8/27 के। समझ आया कुछ? जी सर, यह तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना कि हम 2/3 के घन के लिए एक परिमेय संख्या लिखें, जिसके अंश में 2 के घन 8 को तथा हर में 3 के घन 27 को लिखते हैं। बिल्कुल ठीक। परिमेय संख्या का घन एक परिमेय संख्या होती है जिसका अंश संख्या के अंश का घन तथा हर संख्या के हर का घन होता है। चलो अब सभी 3/5, 4/7 व 5/2 के घन ज्ञात करो। सर, 3/5 का घन मैं करूँगा। हाँ ठीक है, करो। सर, 3/5 का घन होगा 3 का घन बटा 5 का घन, यानी 3 गुना 3 गुना 3/5 गुना 5 गुना 5, जो कि बराबर होगा 27/125 के। शाबाश। अच्छा अंशु, अब तुम 4/7 का घन ज्ञात करो। सर, 4 का घन होता है 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64, और 7 का घन होता है 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343। इसलिए 4/7 का घन बराबर होगा 64/343। शाबाश, बहुत अच्छे अक्कू। अब तुम 5/2 का घन बताओ। सर, 5/2 में अंश है 5 और हर है 2। अंश 5 का घन होगा 5 गुना 5 गुना 5, जो कि बराबर आया 125 के। हर 2 का घन होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8 के। अतः 5/2 का घन बराबर होगा 125/8 के। शाबाश, बिल्कुल सही समझे। चलो अब पूर्ण घन संख्या को समझते हैं। सर, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, क्या यह भी उसी तरह है? पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? बताओ तो जरा। सर, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर सभी अंकों के जोड़े बनाते हैं। यदि सभी अंकों के जोड़े बन जाते हैं
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। और यदि सभी अंकों के जोड़े नहीं बनते, यानी कोई अंक या अंकों का समूह अकेला रह जाता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 4, 16, 25, 36 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। शाबाश, तुम्हारी पूर्ण वर्ग संख्याओं की जानकारी तो बिल्कुल ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें पूर्ण घन संख्याओं के बारे में बताता हूँ। दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये जांचने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर समान अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाते हैं। यदि त्रिकों के समूह बनाने पर कोई गुणनखंड अकेले या दो के समूह में न बचे, तो दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। सर, एक उदाहरण से समझाओ ना प्लीज। ठीक है, चलो जांच करते हैं कि 512 पूर्ण घन है या नहीं। जांच करने के लिए पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि होंगे चलो अच्छा तुम बताओ। सर, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 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 2। बिल्कुल सही। अब इन गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं इस तरह। हम देखते हैं कि त्रिक बनाने के बाद कोई भी गुणनखंड नहीं बचता है, अतः 512 एक पूर्ण घन संख्या है। चलो अक्कू, अब तुम बताओ तो जरा कि 500 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। सर, जांच के लिए तो सबसे पहले हमें 500 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 500 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं। 5 का त्रिक तो पूरा है, परंतु 2 का त्रिक पूरा नहीं बनता, यानी 500 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अच्छा, बताओ तो जरा कि यदि हमें 500 को पूर्ण घन संख्या बनाना हो तो क्या करें? सर, यहाँ पर 2 गुणा 2 का त्रिक पूरा करने के लिए 2 गुणा 2 में 2 की गुणा और करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। यानी 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 500 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या बन जाता है। सर, यदि हम इस संख्या 500 को 2 गुना 2 यानी 4 से भाग कर दें, तो भी प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या ही होगा। अर्थात 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 500 को भाग करने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, हम जानते हैं कि 2 का घन 8 है। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 8 का घन मूल 2 है। इसी प्रकार 4 का घन 64 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 64 का घन मूल 4 है। 1000 का घन मूल 10 है। अतः यदि कोई संख्या y बराबर x की घात 3 के हो, तो x y का घन मूल है तथा y x का घन है। किसी संख्या के घन मूल को हम इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं। अतः 27 के घन मूल को इस प्रकार दर्शाते हैं
64 के घनमूल को इस प्रकार दर्शाते हैं। 125 के घनमूल को इस प्रकार दर्शाते हैं। यानी किसी भी पूर्ण घन x के घनमूल को इस प्रकार दर्शाया जाता है। चलो अब उसी सारणी की सहायता से प्रथम 10 पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करते हैं। सर 8 का घनमूल होगा 2, 27 का घनमूल होगा 3, 64 का घनमूल होगा 4, 125 का घनमूल होगा 5, 216 का घनमूल होगा 6, 343 का घनमूल होगा 7, 512 का घनमूल होगा 8, 729 का घनमूल होगा 9 और 1000 का घनमूल होगा 10। शाबाश। सर, अगर इनसे बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक त्रिक में से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। जैसे 512 का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 512 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 512 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 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 2। अब इन गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं इस प्रकार। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 के 3 त्रिक बने। प्रत्येक त्रिक में से एक संख्या लेकर गुणनफल ज्ञात करते हैं। यानी घनमूल 512 बराबर हुआ 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 के। ठीक है, चलो अक्कू, अब तुम जरा 2744 का घनमूल ज्ञात करो। सर, सबसे पहले हमें 2744 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। 2744 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब हम अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं। हमें यहाँ 2 त्रिक प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 गुणा 7 गुणा 7। इन त्रिकों में से एक एक संख्या लेकर गुणा किया तो हुआ 2 गुणा 7 बराबर 14। यानी 2744 का घनमूल है 14। शाबाश अक्कू। अब तुम संख्या 74,088 का घनमूल ज्ञात करो। सर, इसके लिए सबसे पहले संख्या 74,088 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 74,088 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इन अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं तो हमें 3 त्रिक प्राप्त होते हैं, जो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। इनमें से एक एक संख्या लेकर गुणा किया तो हुआ 2 गुणा 3 गुणा 7, जो कि बराबर है 42 के। अतः 74,088 का घनमूल हुआ 42।
अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। चलो अंशु, अब मैं तुम्हें एक और संख्या देता हूँ। संख्या है 4,71,625। पहले ज्ञात करो कि ये पूर्ण घन है या नहीं। यदि पूर्ण घन नहीं है तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 4,71,625 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। गुणनफल का घनमूल भी ज्ञात करो। सर, सबसे पहले तो 4,71,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 4,71,625 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11। अब हम इन अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाते हैं। हमें 2 त्रिक प्राप्त हुए, 5 गुना 5 गुना 5 व 7 गुना 7 गुना 7। और सर, ये 11 तो अकेला है। 11 का त्रिक पूरा करने के लिए हमें संख्या को 11 गुना 11 यानी 121 से गुणा करना होगा। अतः संख्या 4,71,625 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें 11 गुना 11 यानी 121 से गुणा करना होगा और 11 का त्रिक पूरा करने पर प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल होगा 5 गुना 7 गुना 11 बराबर 385। शाबाश। चलो अब ये भी बताओ तो जरा कि 4,71,625 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। सर, ये तो बहुत आसान है। इसके गुणनखंड तो हमने किए ही थे। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। यहाँ पर त्रिक बनाने पर हमें त्रिक प्राप्त हुए 5 गुणा 5 गुणा 5 व 7 गुणा 7 गुणा 7। 11 अकेला है, यानी 11 से 4,71,625 को भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। अतः 4,71,625 को 11 से भाग करने पर हमें पूर्ण घन संख्या मिलती है और इस संख्या का घनमूल होगा 5 गुणा 7 गुणा यानी 35 के। शाबाश अंशु। चलो अब हम एक और नई बात सीखते हैं। यदि हमें परिमेय संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना हो तो हम घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है, यदि a और b कोई 2 पूर्ण संख्याएं हो तो घनमूल a गुना b बराबर होगा घनमूल a गुना घनमूल b के। और दूसरा नियम है, यदि a और b कोई 2 पूर्ण संख्याएं हो तथा b बराबर नहीं है 0 के, तो घनमूल a बटा b बराबर होगा घनमूल a बटा घनमूल b, अर्थात अंश का घनमूल बटा हर का घनमूल। चलो आशु, अब 2197 बटा 6859 का घनमूल ज्ञात करो। सर, अभी तो आपने बताया है कि परिमेय संख्या का घनमूल बराबर होता है अंश का घनमूल बटा हर का घनमूल, यानी 2197 बटा 6859 का घनमूल होगा 2197 का घनमूल बटा 6859
2159 का घनमूल। 2197 का घनमूल ज्ञात करने के लिए 2197 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जो कि हैं 13 गुणा 13 गुणा 13 के, यानी 2197 का घनमूल बराबर होगा 13 के। और 6859 का घनमूल ज्ञात करने के लिए 6859 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जो कि हैं 19 गुणा 19 गुणा 19, यानी 6859 का घनमूल बराबर होगा 19 के। अतः घनमूल 2197 बटा 6859 बराबर होगा 13 बटा 19 के। शाबाश, बहुत अच्छे। अक्कू, चलो अब घनमूल 0.008 का मान ज्ञात करो। सर ये तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ये तो बहुत आसान है। देखो, 0.008 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 8/1000। सर अब तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। 0.008 का घनमूल बराबर होगा घनमूल 8/1000, जो कि बराबर होगा घनमूल 8/घनमूल 1000, और घनमूल 8 बराबर होता है 2 के। घनमूल 1000 बराबर होता है 10 के, यानी घनमूल 8/1000 बराबर होगा 2/10, यानी 0.2 के। सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न और घूम रहा है, क्या हम ऋण संख्याओं का घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा चलो बताओ कि घटा 2 का घन कितना होगा? सर घटा 2 का घन बराबर होगा घटा 2 गुणा घटा 2 गुणा घटा 2 बराबर घटा 8 के, यानी घटा 2 का घन बराबर होगा घटा 8 के। शाबाश, घटा 2 का घन बराबर होगा घटा 8 के। तो जरा बताओ घटा 8 का घनमूल कितना होगा? सर घटा 8 का घनमूल घटा 2 के बराबर होगा। अरे वाह, अब जरा घटा 3 का घन बताओ तो। सर घटा 3 का घन बराबर होगा घटा 3 गुणा घटा 3 गुणा घटा 3, यानी घटा 3 का घन बराबर होगा घटा 27 के। और सर घटा 27 का घनमूल बराबर होगा घटा 3 के। शाबाश, बहुत अच्छे। यानी हम कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋणात्मक होता है। चलो अब मैं तुम्हें 6 अंकों तक की पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने की एक अन्य आसान विधि बताता हूँ। सबसे पहले आओ हम घन वाली सारणी को ध्यान से देखते हैं। यहाँ 1 के घन में इकाई का अंक है 1, 2 के घन में इकाई का अंक है 8, 3 के घन में इकाई का अंक है 7, 4 के घन में इकाई का अंक है 4, 5 के घन में इकाई का अंक है 5, 6 के घन में इकाई का अंक है 6, 7 के घन में इकाई का अंक है 3, 8 के घन में इकाई का अंक है 2, 9 के घन में इकाई का अंक है 9। सामान्य तौर पर सभी अंकों के लिए हम इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी ज्यों का त्यों। यानी कि यदि घन के इकाई का अंक 3 है तो घनमूल के इकाई का अंक 7 होगा।
यदि घन के इकाई का अंक 7 है तो घनमूल के इकाई का अंक 3 होगा। यदि घन के इकाई का अंक 2 है तो घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा। यदि घन के इकाई का अंक 8 है तो घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। और यदि घन के इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 है तो घनमूल के इकाई का अंक भी 1, 4, 5, 6 या 9 ही होगा। इस निष्कर्ष के बाद अब मैं तुम्हें 6 अंकों तक की पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के विभिन्न चरण बताता हूँ। चरण 1, किसी 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दी हुई पूर्ण घन संख्या को दाईं ओर से 3-3 अंकों के समूह में बांटते हैं। जैसे अगर हमें पूर्ण घन संख्या 8,57,375 का घनमूल ज्ञात करना है तो इसके दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे पहला समूह हुआ 375 यानी 375 और दूसरा समूह हुआ 857। चरण 2, पहला समूह यानी 375 हमें वांछित घनमूल के इकाई का अंक देगा। संख्या 375 का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक है 5। हम जानते हैं कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 तब आता है जब उसके घनमूल के इकाई का अंक 5 होता है। अतः हमें घनमूल के इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। चरण 3, अब दूसरा समूह लेते हैं जो है 857। यह हमें घनमूल के दहाई का अंक देगा। हम जानते हैं कि 9 का घन बराबर होता है 729 के तथा 10 का घन बराबर होता है 1000 के। यहाँ पर 729 छोटा है 857 से और 857 छोटा है 1000 से। यहाँ हम छोटी संख्या 729 के घनमूल यानी 9 को वांछित घनमूल के दहाई के अंक के रूप में लेते हैं, यानी दहाई का अंक हुआ 9। अतः 8,57,375 का घनमूल बराबर होगा 95 के। अब अंत में मैं तुम्हें महान गणितज्ञ एस रामानुजन की कहानी सुनाता हूँ। रामानुजन संख्याओं से बहुत प्यार करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में वह संख्याओं के साथ प्रयोग करते रहे। एक बार एक अन्य गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए जिसका नंबर था 1729। रामानुज से बात करते समय हार्डी ने इस संख्या को नीरस संख्या बताया। रामानुजन ने तुरंत उत्तर दिया कि 729 वास्तव में एक रोचक संख्या थी। उन्होंने बताया कि ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। 1729 बराबर 1728 जमा 1 बराबर 12 की घात 3 जमा 1 की घात 3। 1729 बराबर 1000 जमा 729 यानी 10 की घात 3 जमा 9 की घात 3। तब से इस संख्या को हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। यद्यपि 1729 की ये विशेषता रामानुजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। 1729 सबसे छोटी रामानुजन हार्डी संख्या है। अन्य रामानुजन हार्डी संख्याओं में से कुछ संख्याएं हैं 4104 बराबर 8 जमा 4096
बराबर 2 की घात 3 जमा 16 की घात 3 4104 बराबर 729 जमा 3375 बराबर 9 की घात 3 जमा 15 की घात 3 13832 बराबर 5832 जमा 8000 बराबर 18 की घात 3 जमा 20 की घात 3 13832 बराबर 8 जमा 13824 हल करने पर आएगा बराबर 2 की घात 3 जमा 24 की घात 3। अरे ये जानकारी तो हमारे लिए एकदम नई थी। हाँ सर, आज तो हमें बहुत मजा आया। हमें ये सोच सोच कर ही गर्व हो रहा है कि हम भी उस महान देश के वासी हैं जिसमें महान गणितज्ञ रामानुजन भी रहते थे। सर, अब हम भी गणित की नई नई ट्रिक्स खोजकर कक्षा में बताएंगे। शाबाश बच्चों। थैंक यू सर।